हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इस समय हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 7 अगस्त का शिफ्ट 3। 7 अगस्त का शिफ्ट 3 मतलब हमारा ये 15th सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 अगस्त के, 3 अगस्त के और 4 अगस्त के चारों सेट कर लिए हैं और 7 अगस्त का 2 सेट कर लिया है। मतलब ये हुआ कि हम 14 सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज 15th करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो लोग, आपको पता चल ही गया होगा कि हम 14 सेट पहले लगा चुके हैं। तो ये वाला सेट अभी आप कर लीजिए, उसके बाद पीछे वाले जो 14 सेट हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, सॉल्व केवल आप CHSL 2023 ही ना कर लीजिएगा, इसके पहले हमने 2022 के CHSL के भी सारे क्वेश्चन लगवाए हैं और केवल CHSL ही नहीं, इसके पहले CGL 2022 और 23 के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। सारे सेट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको शायद यहीं पर मिलेगा कि हम पूरे के पूरे, अगर 50 के ऊपर सेट हुए हैं तो हमने 50 सेट डिस्कशन कराया है, अगर 40 सेट हुए हैं तो हमने 40 के 40 सेट डिस्कशन कराया है। एक केवल MTS 2022 को छोड़ कर के मैंने सारे एग्ज़ाम्स के सारे सेट लगवाए हैं। MTS 2022 में कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैं सारे नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो 2022 के बचे हुए सेट्स हैं उनको मैं 2023 वाला कराने के पहले करा दूंगा और 2024 के आपके एग्ज़ाम के पहले 2022 के बचे हुए और 2023 के सारे MTS के सेट लगा दूंगा। ठीक। अच्छा, केवल इतने ही नहीं, इसके अलावा हमने स्टेनो के दोनों साल के पेपर कराए हैं, 22 का और 23 का कराया है, CPSI का 23 का कराया है और IB का 23 का कराया है। इतने सारे सेट, बहुत सारे सेट हो जाते हैं। आप लगाते रहिएगा, हमको लगता है साल भर लगाएंगे रोज़ एक सेट, तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है। अच्छा, जब तक आप पीछे से ख़त्म करेंगे तब तक हम आगे और सेट करवा देंगे। तो अगर आप प्रीवियस पेपर करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और आज का PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा हर हाल में, आई होप सो। और चलिए देखते हैं कि आज आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो गलत हुए हैं क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एंटोनिम से रिलेटेड है। एंटोनिम बेटा किस चीज़ का? ये ब्रैकेटेड पार्ट में एक इंडेफिनिट वर्ड दिया हुआ है, पर अभी आप करेंगे ना तो जल्दबाजी होगी। ठीक। चलिए सेंटेंस जरा पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि ऑल्दो शी वाज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, शी केप्ट वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, फिर भी वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करती रही। इंडेफिनिट टाइम्स लिखा है, आगे लिखा है टू फिनिश इट बिफोर द डेडलाइन। अच्छा, वो उस काम को डेडलाइन के पहले ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए एकदम से मतलब क्या थी? बाउंड थी। ठीक है ना, यहाँ तो बाउंड थी, मजबूर थी। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। इंडेफिनिट है जो कुछ निश्चित नहीं है। अब इसके लिए हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा। कंटिंजेंटली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंटली? कंटिंजेंटली का मतलब होता है कोई चीज़, जब कोई काम बाई चांस हो जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाई चांस? बाई चांस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इत्तफाकन वो चीज़ हो जाती है तो कंटिंजेंटली हो जाती है। फिलहाल वो कंटिंजेंटली उसको पूरा नहीं करना चाहती थी, बल्कि बाउंडेड, मतलब क्या होगा? बाउंडेड टू फिनिश, मतलब वो मजबूर थी उस काम को डेडलाइन के पहले ख़त्म करना, उसकी मजबूरी थी। तो शी वाज बाउंडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। तो ये बाउंडेड ठीक होगा। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित है, और बाउंडेड का मतलब वो उतने में लिमिटेड है। ठीक। चलिए बाउंडेड हो गया आपका आंसर। इंसेंस्ड का क्या मतलब है? अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ये पहले नहीं पूछा गया है SSC में, तो इनको आप अच्छे से समझ लो। इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री। देखो नॉर्मल नहीं होता, ये कब होता? वेरी एंग्री। अच्छा, वेरी एंग्री का मतलब इन्फ्यूरिएटेड है, इंडिग्नेंट है। ठीक है। और एनरेज्ड है, ये सब वर्ड होते हैं वेरी एंग्री के लिए। तो एंग्री के साइनोनिम के रूप में आएगा। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एंग्री आपको पता है, पहले से ही पता है। एनरेज्ड आप जानते हैं, रेज माने गुस्सा होता है, एनरेज माने गुस्साया हुआ।
फ्यूरी मैंने गुस्सा होता है, तो इसी में क्या लगा दो, इन्फ्यूरिएटेड लगा दो। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ। इंडिग्नेंट लगा दो, और एक इंसेंस्ड मिल गया ये आपको। तो ये सब क्या हुआ, गुस्से के साइनोनिम है, नोट कर लेना इस जगह पे। बिलीव्ड का मतलब होता है जिस पर हमें यकीन था, तो ये सब नहीं लगेगा। क्या लगेगा, बाउंडेड, क्योंकि वो डेडलाइन के पहले काम खत्म करने के लिए इंडेफिनिट नहीं थी बल्कि बाउंडेड थी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर, बाउंडेड। आपका आंसर हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले वाले का काम तमाम हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे वाले पे। यहाँ करना है आपको क्या, कि आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। किसकी, एक इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या है, कट टू द चेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय कट टू द चेज। तो कट टू द चेज का मतलब होता है गेट टू द पॉइंट। मतलब कट टू द चेज का मतलब एकदम टू द पॉइंट हो जाइए, अपना इधर ना उधर फिजूल का नहीं। ठीक, तो टू द पॉइंट। पहले क्या लिखा है, टू टेक अ शॉर्टकट, ये नहीं होगा। टू इंटरप्ट समवन, ये भी नहीं होगा। टू गेट टू द पॉइंट, हाँ टू द पॉइंट होना, यही होगा आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही काम खत्म करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, दैट कैन सब्सटीट्यूट। और क्या सब्सटीट्यूट करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या दिक्कत है। इन ऑर्डर टू इन्हेंसिंग देयर रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन सोशल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये टू के बाद क्या लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। देखो मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो क्या टू के बाद SAIS लग सकता है, नहीं। क्या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, यस। क्या टू के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग सकती है, नो। क्या टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, नो। क्या टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग सकती है, यस, बट रेयरली। तो टू के साथ वर्ब में एस नहीं लग पाएगा, गलत हो गया। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, कब लगती है, रेयरली लगती है। कुछ फ्रेजेज हैं, फिक्स हैं, जैसे हैबिट वाले जितने भी है, अकस्टम्ड टू है, हैबिचुएटेड टू है, एडिक्टेड टू है, गिवन टू है, टेकन टू है, विद अ व्यू टू है, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू है, इन व्यू टू है, प्रोन इंड्यूसिव टू है, डेडिकेटेड टू है, डिवोटेड टू है, रिगार्ड। तो इस तरह के हैं, कई सारे फ्रेजेज हैं, उनमें टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अदरवाइज टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं, हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत किस लिहाज से हुआ, यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टू के साथ इनहेंसिंग। टू के साथ इनहेंसिंग नहीं, टू के साथ इनहेंस होगा। तो टू इनहेंस देयर रेपुटेशन, ये तो ठीक है, इनहेंसिंग नहीं होगा, अभी मैंने बताया था। टू के बाद हैव देयर रेपुटेशन नहीं होगा, बल्कि हैव इनहेंस। टू के साथ हैव क्यों लगा रहे हो, टू हैव इनहेंस्ड देयर रेपुटेशन, ये नहीं होगा। टू इनहेंस, पर्पज बता रहे हो ना, टू हैव नहीं लगेगा। ठीक है, पर्पज बताने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आपका पहला वाला आंसर होगा। इज दैट क्लियर, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा क्या करना है, देखो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप है, टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल, जो अपने वाहनों के साथ या अपने एनिमल्स के साथ क्या करते हैं, ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विद देयर व्हीकल्स एंड एनिमल्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कारवां। ठीक है, क्या होता है, कारवां, काफिला होता है। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। बाकी जो वर्ड हैं अच्छे हैं, जान लो। एलिबी क्या होता है, सुनने में अरबी भाषा का वर्ड लग रहा है, बट एलिबी क्या होता है, देखो एलिबी एक लीगल वर्ड है, लॉ से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी आदमी के खिलाफ कोई आरोप लगा हुआ है कि ये अपराध फला आदमी ने किया है, और वो आदमी इस तरह का सबूत दे देता है कि जिस समय ये अपराध हुआ उस समय वो उस जगह पर था ही नहीं, कहीं और था। ठीक है ना। if somebody is accused of doing some crime and the accused person provides some evidence that he was at another place when the crime was being committed, जब क्राइम कमिट हो रहा था तो उस समय वो उस जगह पर नहीं था, कहीं और था, तो इस सबूत को, इस एविडेंस को क्या कहा जाता है, एलिबी कहा जाता है।
ठीक है, ये आंसर तो नहीं है लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। एनाक्रोनिज्म ट्रूप क्या होता है? एनाक्रोनिज्म देखो, क्रोनो जब भी लग जाता है इसका मतलब होता है टाइम टेबल, टाइम से, और एना लगने का मतलब क्या हुआ? उसका उल्टा। जैसे इस समय 2024 चल रहा है, 2024 में अगर आपको कोई ऐसा, ये 2624 मत समझना, 20 है ये, ठीक है। तो 2024 में कोई आदमी आपको ऐसा देखने में मिले जो 1500 ईस्वी का आउटफिट पहने हुए है, तो वो क्या है? 2024 में अगर 1500 ईस्वी का कोई आदमी आपको दिखाई दे, मतलब वो उस समय का कोई आदमी जिंदा तो नहीं है लेकिन उस आउटफिट में दिखाई दे, उन ट्रेडिशंस का पालन करता हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? आप समय से बहुत पीछे हो। तो या आप 2024 में 2050 के सेट वाला कोई पर्सन देख लीजिए, तो जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, एनाक्रोनिज्म इसी को कहा जाता है। अ पर्सन हुज ट्रेडिशन हैबिट्स डज नॉट सूट टू कंटेम्पोरेरी टाइम, वो होता है एनाक्रोनिज्म ट्रूप। समझ गए? कारवां आप समझ रहे हैं। बोहेमियन क्या होता है? बोहेमियन ऐसा पर्सन होता है जो अपनी ट्रेडिशंस को चेंज करता है, जो परंपरागत, इनकन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल नहीं होता, मतलब रूढ़िवादी नहीं होता, नए विचारों को एक्सेप्ट करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ये ऑर्थोडॉक्स नहीं, अनऑर्थोडॉक्स होता है, अनकन्वेंशनल पर्सन होता है, बोहेमियन कहा जाता है उसको। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर आपका क्या था? आंसर आपका थर्ड वाला था, कारवां। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वंस मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है? शोइंग आर हैविंग स्किल। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्किल, बहुत बड़ी स्किल शो करता है, या जिसके अंदर कोई स्किल हो, और ख़ास तौर से कौन सी स्किल हो? विद हैंड्स, मतलब हाथ की कलाकारी हो उसके पास, हाथ बहुत एक्सपर्ट हो उसका, तो उसके लिए सुटेबल वर्ड ढूंढो। इंसोम्निक, ठीक है। इंसोम्निया क्या चीज़ होती है? अगर हम इसमें से सी हटा दें तो इंसोम्निया क्या होता है? नींद न आने की बीमारी होती है। लैक ऑफ स्लीप, तो इसको कहते हैं इंसोम्नियक, मतलब अ पर्सन हु हैज़ लैक ऑफ स्लीप, अ पर्सन हु कैन नॉट एंजॉय प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप, उसको इंसोम्नियक कहते हैं। सोता है, थोड़ी देर सोता है, फिर जग जाता है, फिर सोता है, फिर जग जाता है, इंसोम्नियक होता है। मेटिक्यूलस का मतलब क्या होता है? मेटिक्यूलस बहुत ही मेथडिकल आदमी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेथडिकल? मेथडिकल का मतलब हुआ वो हर काम को जो बुक्स में मेथड लिखे होते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग करता है। बहुत ही, आप क्या कह सकते हो, पंक्चुअल कह सकते हो इस आदमी को, बहुत ही सिस्टमेटिक कह सकते हो इस आदमी को, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं है, ठीक है। अब आया पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? रिलीवेंट, कोई चीज़ जो किसी बात से रिलेटेड होती है, रिलीवेंट होती है, प्रासंगिक होती है, वो रिलीवेंट या रिलेटेड टू। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड, कोई काम करने में बहुत ही कुशल होता है। आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो इसको एक्सपर्ट, ठीक है, मार्कर चला नहीं, एक्सपर्ट समझ लीजिए। ये एक्सपर्ट होता है, किसी काम को करने में एकदम एक्सपर्ट होता है। तो वही है, स्पेशली विद हैंड, कोई काम करने को में स्किल होती है उसकी, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? डेक्स्ट्रस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना? ये स्लैश बता रहे हैं कि इसमें एरर का क्वेश्चन है, यहाँ नो एरर दिख रहा है। चलिए, आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, तो खेतों में कल इतना सारा काम करने के बाद, खूब सारा काम करने के बाद, डिड यू टुक अ ब्रेक, क्या तुमने ब्रेक लिया था, चाय वाय पी थी? तो यहाँ डिड लगा है, डिड के बाद ये टुक लगा है, टुक क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड डिड इज नेवर फॉलोड बाय अ सेकेंड फॉर्म, दैट मीन्स कि यहाँ क्या होना चाहिए था हमको? यहाँ चाहिए था टेक। तो डिड के बाद टेक, टुक लगाना गलत है, डिड यू टेक अ ब्रेक, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड वाला। आई होप कि ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चा लोग क्या क्वेश्चन है? देखो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और यहाँ इतना अंडरलाइन किया हुआ है, तो एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंस आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमको करना क्या है। तो देखो, यहाँ लिखा है ही गॉट अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब होता है लोगों ने उसकी तारीफ की। फ्रॉम एवरी पीपल, देखो एवरी के साथ पीपल तो नहीं लग सकता। एवरी क्या होता है? एक ऐसा डिटर्मिनर है जो सबको सिंगुलर कर देता है, तो पीपल यहाँ पर गलत हो गया। अच्छा, पीपल गलत नहीं होगा, गलत एक्चुअली एवरी होगा, पीपल सही होगा। इन अ कंट्री, ओहो,
इन अ कंट्री कैसे हो सकता है। एंड अब्रोड, देश में और विदेश में उसको बड़ी तारीफ मिली, तो उसको अपने ही देश में तारीफ मिली होगी ना, तो उसका देश जो है वो तो फिक्स ही होगा कौन सा देश है। तो या तो हिज लगाओ, इन द कंट्री लगाओ, जो लगा दो, या तो इन हिज कंट्री करो या तो इन द कंट्री करो। और विदेश में भी मिला। और पीपल के पहले एवरी हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऑल द पीपल लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये तो हमारा सोचना था। अब हमें ये देखना है कि जो हम सोचे हैं क्या उसका हमें ऑप्शन मिलता है, क्योंकि वी आर बाउंड टू ऑप्शन, हम ऑप्शन से बाउंड है, हम वही ऑप्शन लगा सकते हैं जो हमको यहाँ पे सुटेबल मिलेगा। तो फ्रॉम एवरी पीपल, ध्यान रखना एक ये एवरी गलत है और एक ये गलत है। तो फ्रॉम वन और ऑल, वन और ऑल नहीं होता, वन एंड ऑल होता है। जब हम सब की बात करते हैं तो वन एंड ऑल कहते हैं, ठीक है। एवरी पीपल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो फ्रॉम वन एंड ऑल ये हो सकता है। इन द कंट्री, हाँ ठीक है, यहाँ इन द कंट्री लिखा है, एंड अब्रोड, तो दूसरा वाला हमको एकदम सुटेबल लगा। बट आई विल मेक यू क्लियर बाई क्रॉस चेकिंग अदर ऑप्शंस आल्सो। तो लिखा है फ्रॉम वन एंड ऑल इन एंड इन कंट्री, नहीं, कंट्री के पहले आ ज़्यादा द लगना चाहिए, ये गलत हो गया। फ्रॉम वन एंड ऑल फ्रॉम अ कंट्री अभी मैंने बोला था कि अ कंट्री नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक होगा तो उसके लिए हम इन अ कंट्री कैसे कह सकते हो। किसी आदमी को अप्रिसिएशन मिल रही है तो अपने देश में मिल रही होगी, इसलिए आ नहीं लगाना है हमको, डेफिनेट कंट्री है, ठीक है। तो सेकंड वाला परफेक्ट हो गया हमारा, एकदम श्योर आंसर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है आपको, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, फिर से लिखा हुआ मिल गया दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और क्या करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो सिंस मिलता है तो हमारे सामने एक ही रिस्क आती है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस के बाद हमारा पॉइंट ऑफ टाइम लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन के साथ वर्ब किया एनजी फॉर्म। तो गलती क्या है, सिंस के बाद लास्ट सेवरल ईयर्स। अच्छा सेवरल ईयर्स क्या है, पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी सेवरल ईयर्स क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता। तो जब सेवरल ईयर्स लिखा है तो गलती किसकी है, सिंस की गलती है। यहाँ क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था। अब ऑप्शन ढूंढो, फॉर, तो ये लिखा है फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, बाकी ये बाय और इन और फ्रॉम नहीं लगेंगे। आपका आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे खुद ही पूछते हैं, खुद ही बता लेते हैं, तो आप लोग बता दिया करो ना, बाद में हम कहते तो हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बाद में बताया करो, अभी तो हम ही पूछेंगे, हम ही जवाब देंगे। जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन आप लोगों से पूछा करेंगे, आप लोग बताइएगा कोई डाउट है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बताना है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है भैया, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है जी। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस, देखो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। मैंने आपसे क्या बोला था, जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या एस लगा हो, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ठीक है। तो उसकी पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर के साथ, इज लिख दिया हूँ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, बाय अस, बाय अस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वी बनेगा। वी प्लूरल होता है तो वी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब कौन सी होगी, डिमांड, वी डिमांड। क्या लगना चाहिए एक्टिव वॉइस में, वी डिमांड। तो यहाँ मे डिमांड लगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ डिमांड लगा, यहाँ विल डिमांड नहीं होगा, आर डिमांडिंग नहीं होगा। तो यही होगा, दूसरा वाला आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि देखो ये स्लैश क्या बता रहे हैं, स्लैश बता रहे हैं कि ये एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ फिर, तो देखते हैं कि यहाँ लिखा है डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद। जब आप अहमदाबाद जाओगे तो डू यू वांट टू विजिट अ जू, क्या आप कोई जू देखना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आ का मतलब क्या हुआ, कोई। क्या आप कोई जू देखना चाहेंगे, अच्छा बताओ, कोई चिड़ियाघर होगा। आप अहमदाबाद जा रहे हो तो अहमदाबाद का चिड़ियाघर देखेंगे ना, तो कोई चिड़ियाघर कैसे होगा। तो यहाँ क्या लगाओगे, डू यू वांट टू विजिट द जू। तो जो आ लिखा है इस आ की जगह पर क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए। मिल गई आपको मिस्टेक, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है भाई, देखो इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, और नीचे शायद इसकी स्पेलिंग को क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया है। ठीक है ना, और लिखा है सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग, तो सही का गलत कर दिया, गलत का सही कर दिया होगा। तो पहले में यहीं से चेक करना पड़ेगा, रिसीव्ड की स्पेलिंग सही है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कंसेशन की स्पेलिंग गलत है, तो कंसेशन की स्पेलिंग क्या होती है, CONCESSION होता है। देख लो यहाँ पे कंसेशन CONCESSION लिखा है, एस और बढ़ा लीजिए, क्या करना है, व्हाइल। देखो यहाँ पर व्हाइल की स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं होगा। अरे यहाँ सही है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे व्हाइल की सही है, यहाँ व्हाइल की स्पेलिंग देखो व्हेल लिख दिया है। और परचेजिंग PURCHASING ये ठीक है, PAU नहीं होता है, गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, फुल एंड फाइनली थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट कैन सब्सटीट्यूट, फिर वही है, एक वर्ड दिया है कंप्लीट। देखो इस कंप्लीट के बदले में कोई वर्ड लग सकता है क्या, अगर यहाँ पे ये गलत है तो। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द कंप्लीट लीडर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। महात्मा गांधी मतलब वन ऑफ द कंप्लीट लीडर्स, उन मतलब दुनिया के कंप्लीट लीडर्स में से एक हैं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा था। तो ये कंप्लीट लीडर नहीं बच्चा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ द परफेक्ट लीडर्स। ठीक है ना, क्या होता है, वन ऑफ द परफेक्ट। यहाँ पर अरे यार ये C और T होना चाहिए, तो ये कंप्लीट नहीं बल्कि क्या है, इज वन ऑफ द परफेक्ट लीडर्स। तो परफेक्ट के लिए कोई इडियम ढूंढते हैं यहाँ पे, ऑफन एंड ऑफन। देखो ऑफन एंड ऑफन का मतलब क्या होता है, ये होता है मेनी टाइम्स बट ओकेजनली। ठीक, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। मेनी टाइम्स कोई काम कई बार होता है, अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग डिफरेंट ओकेजन्स पर जो काम मेनी टाइम्स होता है उसको हम ऑफन एंड ऑफन कहते हैं, तो ये नहीं लगेगा। वंस एंड अगेन का मतलब क्या हुआ, अभी और इसी वक्त हो गया। ठीक है, ये नहीं लगेगा। आउट एंड आउट, हाँ आउट एंड आउट का मतलब होता है परफेक्ट, एकदम से एब्सोल्यूट, जिसमें कोई कमी ना हो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओपन एंड एबव बोर्ड का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम से साफ साफ क्लियर। जैसे आप किसी दुकान पे जाएं और उसने रेट जो है एकदम से बोर्ड पर एबव बोर्ड रेट लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आदमी बेईमान नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ सब कुछ क्लियर आपके सामने रख दिया है। तो ओपन एंड एबव बोर्ड ये होता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड से ज़्यादा ये किस सेंस में आता है, ऑनेस्ट के सेंस में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, चले आगे अब चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है कि आपको इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बताना है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में देखो सेंटेंस पढ़ो, लिखा द अदर डिटेल्स विल बी गिवन के लो, विल के साथ बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी एक्टिव वॉइस क्या होनी चाहिए, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब किसी मॉडल वर्ब में बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो उसकी एक्टिव वॉइस उस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। आगे लिखा है बाय द कंसर्न्ड टीचर, तो ये द कंसर्न्ड टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, द अदर डिटेल्स ऑब्जेक्ट हो जाएंगी और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, वर्ब गेव है तो गेव यहाँ नहीं होगा, गलत हो गया। विल गिव दिया है, विल गिव दिया हुआ है और यहाँ विल गिव दिया है। अब की बार हमारा जो हम आपको बताया करते थे कि केवल वर्ब कर लीजिए ठीक हो जाएगा, इस बार वो चांस नहीं लगा, तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। द कंसर्न्ड टीचर है तो यहाँ द कंसर्न्ड टीचर लिखा हुआ, तो यहाँ देख सही है, ये लिखा है द अदर डिटेल्स, यहाँ पे क्या लिखा द अदर डिटेल्स है, तो इसमें सब कुछ ठीक ठीक दिया हुआ है। अब आप संतोष करना चाहते हो तो सेकंड में देख लिए, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है अदर डिटेल्स और यहाँ क्या लिखा है द अदर डिटेल्स, इसमें जो द लिखा है यहाँ पे द नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया थर्ड वाला। और ठीक यहाँ पे देखो द टीचर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या लिखा है द कंसर्न्ड टीचर, तो यहाँ पे कंसर्न्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत निकल गया, इसलिए हमारा कौन सा होगा, केवल सेकेंड वाला होगा। क्लियर हो गया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है कि साइनोनिम बताना है, किसका, अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन क्या किया है, फ्राइवोलस को अंडरलाइन किया हुआ है। पढ़ के देखो, फ्राइवोलस मतलब क्या होता है, बहुत ही मामूली, बहुत ही क्या होता है, गैर इम्पोर्टेंट, मतलब लेस इम्पोर्टेंट चीज़ होती है,
इनसिग्निफिकेंट के लिए यूज कर सकते हो, ट्रिवियल कर सकते हो, ट्रिफिल कह सकते हो, जो भी इस तरह से, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। आगे देखो यहाँ लिखा है, पढ़ के देखते हैं कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसके पास बहुत सारा काम था करने को, इसके बावजूद ही स्पेंट द होल डे इंगेजिंग इन फ्राइवलस एक्टिविटीज, उसके पास इंपॉर्टेंट काम बहुत था करने को, फिर भी वो फ्राइवलस एक्टिविटीज में पूरा दिन इंगेज रहा। फ्राइवलस एक्टिविटीज किसे, जैसे लाइक बीडिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड वाचिंग टीवी, तो ये सब क्या है, ये सब यूजलेस काम होते हैं। ऐसे कामों में अच्छा इंपॉर्टेंट काम होने के बावजूद अगर आप टीवी देख रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, तो इसका मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो इसीलिए इस तरह के कामों को उन्होंने फ्राइवोलस कहा। फ्राइवोलस मतलब क्या हुआ, अब गैर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट या यूजलेस काम हो गया। सेंस यहाँ पे क्या है, यूजलेस का हो गया। तो मिस्चीवस का मतलब क्या हुआ, शरारत भरा हुआ, तो शरारत से भरा हुआ नहीं होगा यहाँ। डिटेस्टेबल का मतलब क्या हुआ, हेटफुल। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, इतना ले लो, डिटेस्ट का मतलब होता है हेट, नफरत होता है, डिस्पाइज होता है। तो ये क्या हो जाए, हेटफुल वर्क। नहीं भैया, ये देखो यूजलेस है लेकिन हेटफुल वर्क नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा आंसर आपका। सिक्रेटिव का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा काम जिसको हम दूसरों से छुपाते हैं, सीक्रेट से बना हुआ है ये ना वर्ड, देखिए यहाँ से ले लो, सीक्रेट लिखा हुआ है, सीक्रेट से सिक्रेटिव बना है, मतलब ऐसा काम जिसको हम दूसरों से छुपाते हैं, ठीक है। तो वर्थलेस का मतलब क्या हुआ, वर्थलेस मतलब यूजलेस काम हो गया, ऐसा काम जो किसी काम का नहीं। तो ये वो ये होगा आपका फ्राइवोलस की जो साइनोनिम होगी वो यहाँ पे क्या होगा, वर्थलेस होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या होता है, स्पेलिंग इसकी जो नाउन के वर्ब के फॉर्म में क्या होती है, एम्पलीफाई होता है। जब सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो वो वाई हट के IED हो जाता है, तो इसकी स्पेलिंग ठीक है। एम्पलीफाई क्या होता है, आपने देखा होगा एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ, जब हम धीरे से बोलते हैं माइक में तो माइक उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, तो एम्पलीफाई करना हो गया। स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। रिसिलेंट क्या है, रिसिलेंट इसी की स्पेलिंग गलत है। देखो रिसिलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RESI होगा, ठीक है। LIENT होगा, ध्यान रखिएगा, LIENT होता है। और रिजिलेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिलेंट। रिजिलेंट का मतलब क्या होता है, लचीला, कोई चीज़ क्या हो फ्लेक्सिबल होती है तो उसको हम कहते हैं रिजिलेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये इसकी स्पेलिंग गलत थी, तो ये होगा आपका आंसर। ऑब्सोलीट ये बहुत बार आ चुका है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फैशन, मतलब समथिंग दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है, जो अब यूज में नहीं है, पहले हुआ करती थी। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेटिंग लिखा है, हेलुसिनेशन से बना हुआ है। तो हेलुसिनेट देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, पहले आप ये चीज़ लो। एक वर्ड होता है कन्फ्यूजन, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए ताकि आगे काम आ जाएगा। कन्फ्यूजन होता है, एक इल्यूजन होता है। कन्फ्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन 3 चीज़ें हैं। अब आप ये बताइएगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ठीक है, आपको पता होगा, जिसमें साइंस वाले लोग होंगे सब समझ रहे होंगे। कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो कि रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, आपको वो लग रहा है कि ये सांप है कि रस्सी है, मतलब यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज रोप और स्नैक, तो आप किस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। इल्यूजन क्या होता है, व्हेन यू सी अ रोप एंड यू आर श्योर दैट इट इज अ स्नैक, जब आप रस्सी को देख करके चिल्लाने लगते हैं कि अरे सांप सांप सांप, तो ये होता है इल्यूजन, आपको भ्रम हो गया, ठीक है। और हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ रस्सी भी नहीं है ना सांप है, बिना, ठीक, और आपको क्या दिखा, आपको सांप दिखने लगे, तो ये क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ है ही नहीं और आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलुसिनेशन होता है। इल्यूजन में क्या होता है, वहाँ पे रस्सी है, वो आपको रस्सी नहीं सांप नज़र आ रही है, एंड यू आर श्योर कि ये सांप है, तब वो इल्यूजन होता है। समझ में आए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आपको आई थिंक डाउट खत्म हो गया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये दूसरा वाला होता। आंसर मैंने काफ़ी देर पहले ही बता दिया था, लेकिन चूंकि नीचे वर्ड अच्छे अच्छे थे, हमने सोचा इसको कंफर्म कर देते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे तो अब बच्चों के साथ गड़बड़ ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो। यहाँ आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, देखो लिखा हुआ है समटाइम्स सी पासेज सरकास्टिक रिमार्क्स,
ऑन एवरीवन। कभी कभी वो बहुत ही सरकास्टिक, सरकास में क्या होता है, व्यंग होता है बच्चा, ठीक, क्या होता है, व्यंग। व्यंग्य में क्या होता है, बड़ा तीखा बोलते हैं लोग, एकदम मतलब कह सकते हो कि कलेजे पे तीर चल जाता है ऐसे, या तीर नहीं, छुरियाँ चल जाती हैं, दर्द बहुत होता है, इस तरह की बातें। तो सरकास्टिक रिमार्क होता है। तो जब किसी पे सरकास्ट करोगे, सरकास्टिक रिमार्क करोगे, तो दुश्मनी ही तो निकाल रहे हो ना, दोस्ती थोड़े निभा रहे होगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम होस्टाइल तो हो सकता है, फिलहाल दुश्मनी से रिलेटेड है। क्वाइट का मतलब क्या हुआ, एकदम परफेक्ट। तो ये परफेक्ट तो यहाँ नहीं लगेगा, परफेक्ट रिमार्क नहीं, वो पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। एक्सेप्शनल रिमार्क, एक्सेप्शनल मतलब भी बहुत अच्छा, असाधारण हो जाएगा, ये भी नहीं लगाओगे। कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, आप किसी को रिगार्ड कर रहे हो, रिगार्ड करने का मतलब आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको प्रेज कर रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो, ये तो अंटोनिम हो जाएगा भाई, ये अपोजिट होता तब लगता। तो ये हॉस्टाइल जो हमको शुरू शुरू में लगा था, हालांकि मैं और ऑप्शंस देख रहा था कहीं दूसरा बेटर ऑप्शन ना मिल जाए, लेकिन हॉस्टाइल के अलावा कोई ऑप्शन ऐसा मिला नहीं जो इसके लिए सुटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब ये किसका है, ये अरेंजमेंट का है, ये देख के लग रहा है कि अरेंजमेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा था तो मैंने साइज थोड़ी छोटी कर दी है। देखो लिखा, एज पीपुल हर्डल्ड अंडर टेंट्स एंड टॉप्स दे वंडर्ड इफ द फेस्टिवल वुड एवर बी द सेम अगेन। ठीक, एज पीपल मतलब जब लोग किसी तरह से टेंट वगैरह में, मतलब हडल्ड का मतलब होता है किसी तरह से ठूस ठांस के सब लोग आ गए, मतलब टेंट छोटा रहा होगा, लोग ज़्यादा रहे होंगे तो हडल कर लिया। और ये लोग सोच रहे थे कि ये फेस्टिवल काश एक बार और हो इसी तरह का। ठीक है, हाउएवर स्टार्टिंग नहीं हो सकती। और ये भी जो एज ये वाला लिख रहा है, ये भी घटना, कोई घटना घटी है उसके बाद का है। हाउएवर द सन बिगेन टू सेट, हालांकि जब सूरज डूबना शुरू होता है तो मासिव स्टॉर्म क्लाउड, और ये बाप रे बहुत बड़ी संख्या में लोग रोल्ड इन, अंदर आते हैं, एंड लाइटनिंग स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई। ठीक है, जो मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा होगा उसकी, अच्छा लाइटिंग, ये ऊपर आसमान में बिजली चमकना शुरू हो गई। ठीक है, शाम का सूरज डूबा, बिजली चमकना शुरू हो गई और बहुत सारे लोग अंदर आ गए थे। अब आगे आ जाओ, लिखा है कि द म्यूजिक फेस्टिवल वाज इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब पूरे जोरों पर था, तो म्यूजिक फेस्टिवल पूरे जोरों पर था, विद डजन्स ऑफ बैंड्स परफॉर्मिंग ऑन मल्टीपल स्टेजेस थ्रू आउट द डे। तो बहुत सारे बैंड आए थे, अलग अलग स्टेज पर वो लोग प्रोग्राम कर रहे थे। अब हमको शायद शुरुआत मिल गई है, इसी की बात है, यहीं पर लोग आए थे देखने के लिए, लेकिन आगे बिजली भी चमकने लगती है, और देखते हैं फिर क्या होगा। देखो लिखा है, द ऑर्गेनाइजर्स फ्रेंटिकली ट्राई टू इवैक्यूएट द फेस्टिव गोअर्स। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों ने फ्रेंटिकली मतलब बहुत अफरा तफरी में लोगों ने कोशिश की कि फेस्टिव गोअर्स जो फेस्टिवल को देखने लोग जा रहे थे उनको इवैक्यूएट कराएं, उनसे जगह खाली कराएं। बट द सडन डाउनपोर मेड इट नियरली इम्पॉसिबल। पर अचानक बारिश होना शुरू होती है, डाउनपोर होना शुरू होता है, मेड इट नियरली इम्पॉसिबल टू मूव थ्रू द मड सोक्ड फील्ड। मड सोक्ड का मतलब फील्ड में क्या होता है, एकदम कीचड़ खचाखच हो गया था, तो उससे आगे जा पाना कठिन हो गया था। तो ये बारिश कब होगी, ये बिजली जब चमकेगी उसके बाद बारिश होगी, तो भैया बी के बाद डी लगा देना। ठीक है, बिजली चमकी थी, अब बारिश होगी। ठीक, आगे आ जाओ। द क्राउड्स वर मासिव। क्राउड क्या था, बहुत ज़्यादा, मासिव बहुत ज़्यादा था। एंड द एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक। लोग बहुत जोश में थे, एनर्जी बिजली की तरह थी लोगों में। फैंस डांस्ड एंड sang along टू देयर फेवरेट सॉन्ग। और जो फैन थे अपने फेवरेट सॉन्ग पर खूब डांस वांस कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम के बाद आना चाहिए। प्रोग्राम कहाँ है, फेस्टिव सीजन वाज इन फुल स्विंग। तो सी के बाद क्या लगाना होगा, हमको ई लगाना होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगी, बारिश होना होगा। ठीक है, तो लोग टेंट में घुस जाते हैं, और क्या होगा, तो बी के बाद डी लगाना है, सी के बाद ई लगाना है। ये बात हमको पक्का पता चल गई है। अब हम पेयर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसका पेयर ढूंढिए कहाँ मिलता है। सी के बाद ई लगाना ये पक्का हो गया, बी के बाद डी लगाना ये पक्का हो गया, तो सी ई बी डी। अब ए कहाँ लगना है ये देख लेते हैं, सी ई बी डी। सी ई बी डी यहाँ हमको मिल गया, दोनों सी ई बी डी। यहाँ हमको सी ई बी, सी ई तो मिल रहा है लेकिन बी के बाद ए मिल गया, डी नहीं मिला। यहाँ क्या हो गया, सी के बाद ई नहीं मिला, ये गड़बड़ हो गया, बी डी मिला लेकिन सी के बाद ई नहीं मिला। यहाँ क्या होगा,
सी के बाद डी मिल गया है। सी के बाद डी नहीं हो सकता, सी के बाद ई होगा, बी के बाद डी होगा, ये गलत हो गया। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, पहला वाला। ठीक है, सी से स्टार्ट करो, सी बी लगा दो, क्योंकि प्रोग्राम तो सी से शुरू हो रहा है, प्रोग्राम सी से शुरू हो रहा है। ई में लोग डांस कर रहे हैं, तो ठीक है, सी के बाद ई लगा दो। उसके बाद आसमान में बिजली चमकती है, बी लगा दो। डी में बारिश होती है, वो लगा दो। उसके बाद ए लगा दो, तो लोग क्या हुए, टेंट में एक कोर के मतलब ठूसा ठूस एकदम से भर जाते हैं टेंट में, ए वाला लगा दो, क्योंकि बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, उसके बाद सब लोग टेंट में ठूस जाते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, आपको साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है भैया? साइनोनिम आपको बताना है एरोडाइट का। एरोडाइट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एरोडाइट? देखो, एरोडाइट होता है ना जिस आदमी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है ना, जिस आदमी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो मतलब हैविंग या शोइंग टू मच नॉलेज। हैविंग का मतलब आपके पास नॉलेज है या आप शो कर रहे हैं टू मच नॉलेज। तो अब इसका साइनोनिम बताना है। देखो दो मतलब बता दिए, हैविंग या शोइंग। तो हैविंग, नैब का मतलब क्या होता है? देखो, नैब मतलब निहायत ही सीधा साधा आदमी होता है, ठीक है, बहुत ही, जिसको गांव में कहते हैं ना गोबर गणेश, ठीक है। नॉलेजेबल, ये हमको मिल गया, ठीक है, साइनोनिम। नॉलेजेबल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बड़ी नॉलेज होती है। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होता, ये लगेगा ना, सिंपल नहीं लग पाएगा, सिंपल नैब का साइनोनिम होगा। तो क्या हो गया आपका? नॉलेजेबल लगा लीजिए, एकदम सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है आपको? एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम? ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ तो आप लोग रुक जाते हैं, इसलिए पहले सेंटेंस पढ़ो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रांसेंड थिंग्स। ज़्यादातर लोग ट्रांसेंड थिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसेंड थिंग्स का मतलब क्या होता है? जो क्षणिक होती हैं, क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या हो गया? क्षणिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, जो थोड़े समय के लिए होती है। तो आप इसके लिए एक क्या एंटोनिम लगाना चाहें तो साइनोनिम पहले बता दूं। साइनोनिम में क्या होता है? टेम्पोरेरी होगा। टेम्पोरेरी का मतलब जो कम समय के लिए होता है, ट्रांसिएंट या टेम्पोरेरी। शॉर्ट लिव्ड कह सकते हो। अपोजिट इसका क्या होगा? परमानेंट, फॉर एवर, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, जो या इनफाइनाइट, अनंत के लिए हो सकता है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। तो देख लेते हैं, टेम्पोरेरी क्या हो गया? इसका साइनोनिम हो जाएगा। मॉनिटरी मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू मनी। मॉनिटरी क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसी होती है ना, तो मॉनिटरी क्या होती है? रिलेटेड टू मनी। टू नहीं लिखा हूँ, समझ जाइएगा, रिलेटेड टू मनी होगा मॉनिटरी। मौद्रिक कहते हैं ना हिंदी में, मौद्रिक। परमानेंट, परमानेंट क्या होगा? हाँ, परमानेंट होगा। टेम्पोरेरी का अपोजिट परमानेंट होगा, ट्रांसेंट का अपोजिट। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब सामग्री होती है, वस्तु होती है, ये हो जाता है। भौतिक के लिए भी मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका? ये अंडरलाइन दिख तो रहा है ना, पढ़ने की क्या जरूरत है? नॉन इंटीमिडेटिंग। नॉन, अच्छा जरा इंटीमिडेटिंग, अच्छा नहीं, पहले मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ूंगा। देखो लिखा द माउंटेन रेंज लुक्ड नॉन इंटीमिडेटिंग। अच्छा, आगे लिखा है फ्रॉम अफार, दूर से, बट द एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स वर अनडांटेड बाय द चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती। अनडांटेड मतलब अडिग रहे। डोंट मतलब हिचकिचा जाना, अनडांटेड मतलब एकदम से अडिग रहे। चलिए, नॉन इंटीमिडेटिंग, जरा पहले इंटीमिडिएट का देखो, INTI हो गया, आई समझ लेना उसको, INTI, MI, उसके बाद डेट लिखो। इंटीमिडिएट का मतलब क्या होता है? डराना किसी को, फियर। इंटीमिडेटिंग का अगर हम कर दें इसके ING लगा दें इसके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का मतलब क्या हो गया? ये बन जाएगा फियरसम। फियरसम का मतलब क्या होगा? जिससे डर लगता हो। फियरसम, हॉरिबल, टेरिबल, ठीक है, अप्रिहेंडिंग, ये होता है। अच्छा, इसका साइनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है? अच्छा, एंटोनिम पूछेंगे तो फिर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटीमिडेटिंग का मतलब क्या हुआ? डराने वाला। अब इसमें क्या लगा? नॉन इंटीमिडेटिंग। नॉन इंटीमिडेटिंग मतलब क्या हुआ? जो डराता नहीं हो। तो इसका नॉन हटा दो, इंटीमिडेटिंग का साइनोनिम लगा दो, नॉन इंटीमिडेटिंग का एंटोनिम हो जाएगा। तो इंटीमिडेटिंग हो गया डराने वाला, नॉन इंटीमिडेटिंग जिसको देखकर डर ना लगे। तो आपको जो साइनोनिम लेना है वो किसका? डराने वाला। तो डराने वाला क्या होता है? ये फॉर्मिडेबल हो गया, ठीक है ना।
फार्मिडेबल, 3 वर्ड आपको मिल गए हैं और मैं बोल दिया था आपको ना, फार्मिडेबल हो गया। 2 ये नए वर्ड आपको लग रहे होंगे। फियरसम आपके लिए पुराना वर्ड है, फियरसम होगा, फियरफुल होगा, हॉरिबल होगा, टेरिबल होगा, अप्रीहेंसिव होगा, ये सब डराने के लिए होते हैं। क्लियर हो गया आप? ठीक है। पॉइज्ड का मतलब क्या होता है? पॉइज्ड का मतलब एकदम से बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड, रेडी कह सकते हो आप, संतुलन बना के एकदम से तैयार हो जाता है आदमी। ट्रैंक्विल का मतलब क्या हुआ? एकदम से काम, एकदम पीसफुल। सीरीन एक वर्ड आता है, आपको पता होगा, सीरीन, SEREN, सीरीन, बहुत शांत के लिए लगता है। ह्यूज किसके लिए लगता है? बहुत बड़े के लिए लगता है, बिग के लिए लगता है। क्लियर होगा 20 क्वेश्चन। अब हमारे 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन कौन होंगे आपको पहले से ही पता है। एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में 4-5 खाली जगहें होंगी, उन खाली जगहों को आपको भरना होगा। ठीक है, तो दिखाई दे ही रहा है। चलो इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। लिखा है व्हेन मिस्टर स्मिथ वेंट टू रेस्टोरेंट। ठीक है, मिस्टर स्मिथ किसी रेस्टोरेंट जाते हैं एक दिन, तो ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर, दरवाजे के पास उन्होंने अपनी कोट छोड़ दी थी। तो देयर वाज डैश इन द पॉकेट व्हेन ही लेफ्ट इट, जब वो छोड़े थे कोट को वहाँ पे दरवाजे पर, तो उस पॉकेट में कुछ रहा होगा या कुछ नहीं रहा होगा, देखेंगे यहाँ पर। सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही टुक हिज कोट आफ्टर हिज मील, और खाना खाने के बाद जब अपनी कोट लेते हैं और पाते हैं फाउंड द डैश फुल ऑफ ज्वेलरी, तो फाउंड द कोट, यहाँ क्या लगा दोगे? कोट लगा दो, कोट लगा दो या कोट की जेब लगा दो, उसमें ज्वेलरी थी। अच्छा, तो जब कोट की जेब में ज्वेलरी थी, इनको आश्चर्य हुआ, तो इसका मतलब ये पहले क्या होगा? कोट की जेब में कुछ नहीं रहा होगा। तो हमें फर्स्ट वाले पे क्या लगा देंगे? नथिंग लगा देंगे, क्योंकि ज्वेलरी पाने पर अगर उनको आश्चर्य हो रहा, सरप्राइज हो रहा है, इसका मतलब कोट में कुछ छोड़ के वो नहीं गए थे। जब बाद में कोट की जेब में ज्वेलरी मिलती है तो सरप्राइज रह जाते हैं। देयर वॉज अ वेटर नियर द डोर, दरवाजे के पास एक वेटर खड़ा था। सो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम, मिस्टर स्मिथ ने उससे कहा कि समबडी हैज मेड अ मिस्टेक, किसी से गलती हो गई है। ही हैज पुट सम डैश इन माई कोट, उस आदमी ने मेरी कोट में कुछ रख दिया है। तो क्या रखा था? जो कोट में ज्वेलरी दिखी तो वही ज्वेलरी ही तो रखेगा वहाँ पे। तो ये तीसरा वाला तो फिक्स हो गया, यही ज्वेलरी ही लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वही लगाना। आगे लिखा कि टेक इट एंड व्हेन ही कम्स बैक, ये रख लो ज्वेलरी, और जब वो आदमी आता है तो गिव इट टू हिम, उसको दे देना। तो द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, वेटर उसको लेता है और चला जाता है। सडनली अनदर मैन केम इन, अच्छा उसके बाद दूसरा आदमी आता है रेस्टोरेंट में, विद अ डैश जस्ट लाइक मिस्टर स्मिथ, तो मिस्टर स्मिथ की तरह का ही क्या लिए हुए था? अच्छा, तो ये कोट बदल गई होगी, तो यहाँ क्या लगाओगे? कोट लगाओगे। यहाँ भी क्या लगेगा? फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि कोट की बात हो रही है। चौथे में कोट लगेगा, श्योर। तीसरे में ज्वेलरी लगेगी, श्योर। आगे आ जाओ। फिर वो आदमी क्या कहता है मिस्टर स्मिथ की तरह? आई एम सॉरी, मुझे मतलब आई एम सॉरी समझ रहे हो? सेड द मैन, उस आदमी ने कहा आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हुई। आई टुक योर कोट, मैं आपकी कोट ले गया था। एंड यू हैव गॉट माइन, और आपने मेरी ले ली। प्लीज गिव मी माई कोट एंड ज्वेलरी, तो मेरा कोट और मेरी ज्वेलरी आप दे दीजिए। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या हुआ होगा? मज़ा तो आगे आएगा ना। और मिस्टर स्मिथ आंसर्ड, इन्होंने कहा आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर, मैंने तो ज्वेलरी वेटर को दे दी। ही विल गिव इट टू यू, वो आपको दे देगा। तो मिस्टर स्मिथ कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाते हैं रेस्टोरेंट के। बट द मैनेजर सेड कि वी हैव डैश वेटर्स हियर, हम तो यहाँ कोई वेटर अपॉइंट ही नहीं किए हैं। वी हैव ओनली वेट्रेस, हमारे यहाँ सारे वेटर क्या हैं? फीमेल हैं, मेल वेटर ही कोई नहीं है। तो यहाँ देखो वी हैव ओनली वेट्रेस, तो इसका मतलब वी हैव नो वेटर, आखिरी वाले में नो लगा दो। अब क्या हुआ? यू गेव द ज्वेलरी टू अ थीफ, आपने ज्वेलरी किसी चोर को दे दी है। साउटेड द अदर मैन, और आई शैल सेंड फॉर द पुलिस, मैं पुलिस को बुलवा रहा हूँ। मिस्टर स्मिथ पेड अ मैन अ लॉट ऑफ मनी फॉर द ज्वेलरी, और इनको बेचारे को, उस आदमी को ढेर सारा पैसा देना पड़ा उस ज्वेलरी के लिए। समझ में आ गया कहानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आ जाओ। तो पहले वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे? पहला फिलर क्या है? कहानी समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब मैं इसको एक बार क्लियर करूं तब, ताकि आपको समझा पाऊं इसको, ठीक है।
चलो ये रहा आपका, फिर से हो जाता है मटेरियल साफ। ठीक है, आपका बोर्ड एकदम क्लियर हो गया। अब चलो पहले वाले फिलर के लिए आपको क्या लगाना है, तो देयर वाज डैश इन पॉकेट, उनकी जेब में क्या था, कुछ नहीं ना, इनकी वाली जेब में तो कुछ नहीं था, वो तो दूसरे आदमी की जेब में ज्वेलरी थी। तो पहले वाले फिलर के लिए आप क्या लगाओगे, नथिंग लगाओगे। यहाँ आया क्या लगाएंगे आप, तो उनकी जेब में कॉइन्स थे या नथिंग था या एनीथिंग था या समथिंग था, तो उनकी जेब में नथिंग था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे फिलर में क्या लगाना है हमको, दूसरे फिलर में है कि जब वो आश्चर्यचकित रह गए, व्हेन ही टुक हिज कोट आफ्टर हिज मील एंड फाउंड द डैश फुल ऑफ ज्वेलरी। तो क्या था, उनकी पॉकेट होगी ना, कोट में या पॉकेट में। देखो पहले सेंटेंस में क्या लिखा था, व्हेन मिस्टर स्मिथ वेंट टू रेस्टोरेंट वन डे ही लेफ्ट हिज कोट, लिखा देयर वाज डैश इन द पॉकेट्स व्हेन ही लेफ्ट इट। तो उस उनके कोट की पॉकेट में कुछ नहीं था, तो पॉकेट लगेगा यहाँ पर, जो आपको आंसर में आपको बता रहा था। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें क्या लगाना है आपको बच्चा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, उसकी पॉकेट में कुछ नहीं था। ठीक है ना। चलिए तीसरे वाले में क्या लगेगा, तो तीसरे वाले में मैं आपको पहले ही बता चुका था क्या लगेगा। ठीक है, तीसरे वाले फिलर में देखिए क्या लगेगा, यहाँ मैंने कहा था ना, तो इन्होंने कहा कि ही हैज़ पुट सम डैश इन माई पॉकेट, तो उस आदमी ने मेरी पॉकेट में क्या डाल दिया, इनकी पॉकेट में क्या मिला था, ज्वेलरी मिली थी, और क्या मिला था। ठीक है, और यहाँ लिखा तीसरे चौथे वाले में देख लो क्या लगाना है, इसी में करते चलते हैं। सडनली अनदर मैन केम इन विद अ डैश लाइक मिस्टर स्मिथ, तो उस आदमी ने आके बताया नहीं था कि आपका, आपने मेरा कोट ले लिया, मैंने आपका कोट ले लिया गलती से, तो यहाँ पे क्या होगा, कोट। तीसरे में पॉकेट, चौथे में कोट। चलो आते हैं आंसर देख लेते हैं आपका। तीसरे में पॉकेट, तीसरे में क्या था, ज्वेलरी था। हाँ, तीसरे में क्या लगाना था हमको, ज्वेलरी लगाना था। उसने कहा था कि उस पॉकेट में क्या डाल दी थी उसने, ज्वेलरी डाल दी थी। ज्वेलरी कॉइन और पेपर और थिंग की बात ही नहीं है ना, पूरे में ज्वेलरी की बात हो रही है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, तो नेक्स्ट वाले में क्या था, इन्होंने कहा था ना कि आपने मेरा ले लिया, मैंने आपका ले लिया, तो क्या अदला बदली हुई थी, बॉक्स बदला था या पैकेट बदला था या एनवेलप, तो बदला दोनों लोगों का क्या था, कोट बदला था। ठीक है, और आखिरी वाला देखो, जब इन्होंने उस मैनेजर से पूछा था, तो मैनेजर ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई वेटर है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सारी वेटर्स हैं, तो वी हैव नो वेटर, क्या लगाना होगा, वी हैव नो वेटर, तो नो लगाना होगा। आई थिंक अब आपका मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 15 सेट हम लोग लगा चुके हैं। फिर अगला है 16 सेट, 17 का कौन सा तीसरा सेट होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।